हाँ जी, नमस्कार। जन राष्ट्रवाद का उदय, सेशन नंबर 11, यानी कि 10 सेशन हमारे इस टॉपिक के पहले कंप्लीट हो गए हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने असहयोग आंदोलन को कंप्लीट कर लिया था और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं स्वराज्य पार्टी, जिसको हम क्या कहते हैं, स्वराज दल भी हम इसको बोल देते हैं। तो कवर करेंगे स्वराज्य पार्टी। कपिलांश एकेडमी का एप्लीकेशन अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपको यहीं पे मिलेगी। मात्र 55 रुपीज़ के चार्ज पर इंडियन हिस्ट्री की फर्स्ट ग्रेड की कंप्लीट टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज टेस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आज ही आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए अब टॉपिक पर आते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका और सीधे मुद्दे पे आते हैं। स्वराज्य पार्टी कब बनी, कैसे बनी और क्यों बनी, ये तीन सबसे महत्वपूर्ण सवाल हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो पूरी कहानी आपको क्लियर हो जाएगी कि क्या लॉजिक था इस स्वराज्य पार्टी का, कब बनी, क्यों बनी, कैसे बनी। इसको समझने के लिए मैं 5 से 7 मिनट की एक स्टोरी आपको सुनाना चाहूँगा। और ये स्टोरी आपको 1916 से लेके 1920 तक का जो भी घटनाक्रम हुआ ना, 1920 1922 तक का, उन सबको हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे। तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि स्वराज्य पार्टी कैसे आई और ये क्यों बनाई गई, किसने बनाई। सारा लॉजिक आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो आ जाइए 1916 पर हम चलते हैं। 1916 में दोस्तों हमने एक आंदोलन पढ़ा था जिसको हमने क्या नाम दिया, होम रूल आंदोलन। उम्मीद है आप सभी को याद होगा। एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, ये सब लोग इसमें शामिल थे जब ये आंदोलन हुआ। और इस आंदोलन में किसकी मांग की गई, स्वशासन की। भाई होम रूल का मतलब ही यही होता है, स्वशासन। तो फिर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, एक घोषणा की, अगस्त के महीने में की, 20 अगस्त 1917 को। और इस घोषणा को क्या कहा गया, मॉन्टेग्यू घोषणा, या इसी को अगस्त घोषणा कहते हैं। और इस घोषणा में क्या कहा गया कि हम आपको चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे स्वशासन दे देंगे। कब देंगे, कैसे देंगे, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन दे देंगे आपको धीरे धीरे। ठीक है। जब ये घोषणा हुई उसके बाद कुछ लोग इसे संतुष्ट हुए, कुछ लोग असंतुष्ट हुए। जैसे एनी बेसेंट की अगर हम बात करें तो एनी बेसेंट और उनकी टीम इस घोषणा से संतुष्ट थी कि हमें यही तो चाहिए था और सरकार ने दे तो दिया। जबकि बाल गंगाधर तिलक इस घोषणा से संतुष्ट नहीं थे कि ऐसी घोषणाएं पहले भी कहीं हो चुकी है, लेकिन ये केवल कागजों में रहती है। एक्चुअल में इस तरह की घोषणाएं इम्प्लीमेंट होती ही नहीं है। तो इस प्रकार से कांग्रेस में भी यहाँ पे मतभेद हुआ दोस्तों। ये नरम दल के, गरम दल के लोगों में मतभेद तो होता ही है। तो वैचारिक मतभेद यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है। लेकिन इस घोषणा के बाद, ठीक है ये घोषणा हो गई, उसके बाद जो सुधार लागू किए गए उसको हम क्या कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। याद है आप सभी को। इसी को भारत शासन अधिनियम 1919 भी कहते हैं। और चेम्सफोर्ड क्या थे, वायसराय थे। तो ये सुधार इसको कहा गया। और इस सुधार में क्या कहा गया कि केंद्र में द्विसदनीय विधायिका होगी और प्रांतों में क्या लगेगा, द्वैध शासन लगेगा। और इसी सुधार में क्या कहा गया कि 1920 में क्या होंगे, चुनाव होंगे। इसमें ही बोली गई थी ये बात, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। इसी में कहा गया कि चुनाव होंगे। और मैं आपको याद दिला देता हूं कि, हाँ वापस से मैं रिपीट करता हूं कि इस स्टैम्सफोर्ड सुधार में क्या कहा गया कि 1920 में चुनाव होंगे। और 1920 में देश में चल रहा था क्या, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, उसकी भूमिका बन रही थी। और उनमें क्या कहा गया था कि चुनावों का हम क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। इससे पहले वाली क्लास याद कर लीजिए आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि चुनावों का हम क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। असहयोग आंदोलन में पढ़ा था हमने। ठीक है साहब, इसमें तो ये घोषणा कर दी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। लेकिन एक व्यक्ति थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन्होंने क्या किया, ये चुनाव में भाग लेना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया, अपनी एक अलग पार्टी बनाई जिसका नाम मिलता है नेशनल लिबरल फेडरेशन। और इन्होंने चुनाव में भाग लिया। भाई कांग्रेस में तो मतभेद तो हो गए ना, वैचारिक मतभेद, कोई क्या चाहता है, कोई कैसे चाहता है।
तो इन्होंने चुनाव में भाग लिया, अपनी अलग से पार्टी बनाई। दो व्यक्ति यहाँ पे और आते हैं हमारे सामने, मोतीलाल नेहरू और CR दास। ये दोनों भी चुनाव में भाग लेना चाहते थे। इनका मानना ये था कि हम विधायिका में पहुंच के सरकार का क्या करें, असहयोग करें। उनके जो भी प्रस्ताव होंगे, बजट होंगे, हम उनको पारित नहीं होने देंगे। ये दोनों भी चुनाव में भाग लेना चाहते थे, लेकिन उस समय गांधी जी का दबाव होने के कारण गांधी जी ने इनको कन्विंस कर लिया और इन दोनों ने भी चुनाव में भाग नहीं लिया दोस्तों। लेकिन इन्होंने तो लिया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने तो लिया। अब देखिए चुनाव कब कब हुए थे, इसको भी आप समझ लीजिए। 1920 में हुए, उस समय तो कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया था चुनाव का। फिर 1923 में हुए और फिर 1926 में हुए। 1923 में चुनाव किसने लड़ा? स्वराज्य पार्टी ने लड़ा। और 1926 में भी स्वराज्य पार्टी ने चुनाव लड़ा। अब ये स्वराज्य पार्टी कैसे आ रही है, यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इसको आप समझिएगा कैसे। पहले हम 1920 के चुनाव को समझ लेते हैं। कांग्रेस ने तो इसका बहिष्कार कर दिया था असहयोग आंदोलन के चलते, ठीक है। लेकिन 1920 के चुनाव में किसने भाग लिया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भाग लिया और इनको सफलता भी मिली। बंगाल विधान परिषद में निर्विरोध ये सदस्य बनाए गए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ये तो हुए 1920 के चुनाव, हो गए साहब। फिर इसके बाद समय आता है 12 फरवरी 1922 का, और इसी दिन दोस्तों असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था। क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, ये सब हम पहले की क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। चोरा चोरी कांड हुआ था और इसके बाद गांधी जी गिरफ्तार, गांधी जी यरबदा जेल में। अब वापस से 1923 के चुनाव आ गए, बताया ना, 20 में हुए फिर 23 में हुए। तो 1923 में वापस से चुनाव आ गए। अब संकट ये आ गया, गांधी जी अब यहाँ पे है नहीं, जेल में है। और जो मोतीलाल नेहरू थे, ये देखिए, और CR दास थे, स्टार्टिंग में मैंने बताया था इन दोनों के बारे में, ये चुनाव में भाग लेना चाहते थे। लेकिन उस समय तो गांधी जी ने इनको कन्विंस कर दिया था। लेकिन अब ये भी कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हो रहे हैं कि 1923 में अब हमें भाग लेना चाहिए चुनाव में। तो यहाँ पे ये संकट आया कि जो रचनात्मक कार्यों का जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है, क्या हमें उसी को ही कंटिन्यू रखना चाहिए या अब हमें चुनाव में भाग लेना चाहिए। ये थोड़ा सा यहाँ पे असमंजस चल रहा था कांग्रेस के अंदर, और इसको दूर करने के लिए फिर एक समिति का गठन किया गया कि दोनों में से किसे चुना जाए। तो एक समिति का गठन किया गया, सविनय अवज्ञा जांच समिति, जून 1922 में। भाई चुनाव 23 में होने हैं, तो उससे पहले इस समिति का गठन किया गया। डॉक्टर डॉक्टर नहीं सॉरी हकीम अजमल खां की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया। और ये समिति क्या तय करेगी कि जो असहयोग कार्यक्रम का जो भविष्य है, जो सरकार के खिलाफ जो असहयोग करने का जो प्रोग्राम चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था, कि उसको कंटिन्यू रखना है या चुनाव में भाग लेना है, ये डिसाइड करे। सविनय अवज्ञा जांच समिति के जो सदस्य थे वो भी दो ग्रुप में डिवाइड हो गए। जो परिवर्तन चाहते थे वो प्रो चेंजर कहलाए, और जो नहीं चाहते थे वो नो चेंजर कहलाए। प्रो चेंजर कौन? जो चुनाव में भाग लेना चाहते थे। उसमें कौन कौन शामिल है? जैसे CR दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल और अजमल खां। ये लोग चाहते हैं कि चुनाव में भाग लिया जाए। जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और MA अंसारी, ये क्या चाह रहे हैं कि नहीं, चुनाव में भाग नहीं लेना है। जो हमारा जो रचनात्मक कार्यों का जो प्रोग्राम चल रहा है उसी को हमें कंटिन्यू रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो ग्रुप बन गए। यहाँ पे कुछ चाहते हैं भाग लें, कुछ चाहते हैं कि नहीं, जैसा चल रहा है उसी को कंटिन्यू रखना है। अब ये समस्या हो गई। अब इस समस्या का समाधान कहाँ पे होगा? कांग्रेस के अधिवेशन में होगा। और अधिवेशन दिसंबर के महीने में आपको पता ही होता है। तो दिसंबर 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन का आयोजन हुआ CR दास की अध्यक्षता में, और दोनों प्रस्ताव इस अधिवेशन में रखे गए। आप कहेंगे कौन से दो प्रस्ताव? ये रहे कि भी रचनात्मक कार्य किए जाए या चुनाव में भाग लिया जाए। तो ये दोनों प्रस्ताव रखे गए। तो कौन सा प्रस्ताव पास हुआ? रचनात्मक कार्यों का प्रस्ताव पास हुआ। बहुमत इसकी तरफ था।
जैसे ही ये पास हुआ तो सी आर दास ने क्या दे दिया दोस्तों, इस्तीफा दे दिया। सी आर दास, चित्तरंजन दास, जो क्या चाहते थे, चुनाव में भाग लेना चाहते थे ये, तो इन्होंने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। ठीक है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब इन्होंने इस्तीफा दिया, एक नाम आता है पट्टाभी सीतारमैया। ऐसा कहते हैं कि इन्होंने कांग्रेस का इतिहास लिखा है। इन्होंने इस प्रकार से जिक्र किया कि जब ये प्रस्ताव का कार्यक्रम चल रहा था तो सी आर दास की जेब में दो पत्र रखे हुए थे। एक पत्र तो इस्तीफे का था और दूसरा पत्र था भाषण का, कि अगर हमारा प्रस्ताव पास हो गया तो फिर मैं भाषण दूंगा, और पास नहीं हुआ तो मैं इस्तीफा दूंगा। तो इन्होंने क्या दे दिया, सी आर दास ने इस्तीफा दे दिया। हो गया साहब गया का अधिवेशन। फिर उसके बाद 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी का गठन होता है। किसकी अध्यक्षता में, सी आर दास की अध्यक्षता में। और सचिव किसको बनाया गया, मोतीलाल नेहरू। अब आप समझ पा रहे होंगे, मेरे ख्याल से आपको जवाब मिल गया होगा कि स्वराज्य पार्टी का गठन क्यों किया गया। भाई सी आर दास चाहते थे चुनाव में भाग लेना, ठीक है, और इनका ये प्रस्ताव कांग्रेस के गया अधिवेशन में पास नहीं हुआ, पारित नहीं हुआ, तो फिर इन्होंने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से कि भाई अब हम हमारे हिसाब से ही काम करेंगे। और इन्होंने अलग से इलाहाबाद में 1 जनवरी 1923, कई पुस्तकों में दोस्तों ये मार्च भी मिलता है महीना, मार्च 1923, तो आप टेंशन मत लेना। तो ये 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी, इसी को हम शॉर्ट में स्वराज्य पार्टी कहते हैं। तो ये रही डेट, ये रहे इसके अध्यक्ष और ये रहे इसके सचिव। तो इस वजह से इन्होंने इस पार्टी का गठन कर दिया, क्योंकि चुनाव लड़ेंगे तो कोई ना कोई पार्टी तो होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में जो मैंने आपके सामने प्रश्न रखा था कि स्वराज्य पार्टी कब बनी, 1923 में। क्यों बनी, क्योंकि चुनाव लड़ना चाहते थे सी आर दास, लेकिन ये प्रस्ताव गया अधिवेशन में पारित नहीं हो पाया, तो फिर इन्होंने अलग से पार्टी का गठन कर दिया। कैसे बनी, ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझाया, होम रूल से लेके 1920 का चुनाव, असहयोग आंदोलन स्थगित, फिर चुनाव हुए, प्रो चेंजर नो चेंजर, ये अधिवेशन, और इस प्रकार से इसका गठन हुआ। तो मेरे ख्याल से पूरी कहानी अब आपको यहाँ तक की समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो ये स्वराज्य पार्टी थी, क्या ये कांग्रेस विरोधी दल था। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने इस बात को मेंशन किया है कि जो ये स्वराज्य दल था, स्वराज्य पार्टी थी, ये कांग्रेस विरोधी नहीं था। क्योंकि स्टेटमेंट के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि स्वराज्य पार्टी क्या कांग्रेस विरोधी दल था, क्या ये कथन सत्य है। तो ये कांग्रेस विरोधी दल नहीं था भाई, दोनों के उद्देश्य एक ही थे, सरकार का असहयोग करना। लेकिन ये लोग चाहते थे कि हम चुनाव जीत के विधायिका में पहुंच के वहां पे सरकार का असहयोग करें, उनके प्रस्तावों को पारित होने से रोकें, बजट सत्र पे चर्चा करें, उनका विरोध करें। ये लोग ये चाहते थे। समझ में आ गई बात। तो ये कांग्रेस विरोधी पार्टी नहीं है। प्रो चेंजर में कौन आते हैं, नो चेंजर में कौन आते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। ठीक है ना। बाकी सारा घटनाक्रम स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझा दिया है। तो उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ तक हमने गठन कर दिया स्वराज्य पार्टी का। ठीक है, अब इसके उद्देश्यों पे भी चर्चा कर लेते हैं कि स्वराज्य पार्टी के उद्देश्य क्या थे। पहला तो यही कि स्वराज्य प्राप्त करना, होम रूल, चुनाव में भाग लेना, ये भी चाहते थे। ये चाहते थे कि स्वयं का संविधान हो। परिषद में जाकर सरकार का असहयोग करना चाहते थे। कैसे, अनुचित विधेयकों को पारित होने से रोकना, बजट पे बात करना, प्रस्तावों पर चर्चा करना। तो ये परिषद में जाके सरकार का असहयोग करना चाहते थे। जबकि जो रचनात्मक कार्य वाले जो लोग थे वो बाहर रह के विरोध कर रहे थे, असहयोग कर रहे थे। ठीक है ना। ये विधायिका में जाके करना चाहते थे और रचनात्मक कार्यों में सहयोग करना। देखिए, स्वराज्य पार्टी अलग नहीं है, ये काम वही कर रही है। देखिए, इनका उद्देश्य एक ये भी है, रचनात्मक कार्यों में सहयोग करना, लेकिन इनको चुनाव भी लड़ना था। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये कांग्रेस विरोधी दल नहीं है। तो ये इसके उद्देश्य हो गए।
अब देखिए पार्टी बन चुकी है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है कांग्रेस का विशेष अधिवेशन। अब ये पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है, स्वराज्य पार्टी, ठीक है। तो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। भाई अप्रूवल तो लेना पड़ेगा ना कांग्रेस से, कि भाई चुनाव चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस सहमत है या नहीं है। तो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। एक तो होता है नियमित अधिवेशन, एक होता है विशेष अधिवेशन, 1923 में दिल्ली में। इसकी अध्यक्षता किसने की? अबुल कलाम आजाद, जो कि कांग्रेस के क्या है, सबसे युवा अध्यक्ष थे। कांग्रेस वाली क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और इस अधिवेशन में स्वराज पार्टी को चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी गई दोस्तों, ठीक है सर। ये विशेष अधिवेशन में अनुमति मिल गई। फिर उसके बाद कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होता है वो कहाँ पे हुआ? काकीनाडा अधिवेशन 1923 में। इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? मोहम्मद अली को। वही अली बंधु हैं, वही है। और इसमें क्या हुआ? स्वराज्य पार्टी को स्वीकृति मिल गई। यहाँ पे अनुमति मिल गई थी, यहाँ पे फाइनल अप्रूवल यहाँ पे स्वराज्य पार्टी को मिल गया कि भाई हाँ तुम जाओ चुनाव लड़ो, ठीक है। और इस अधिवेशन में दोस्तों मोहम्मद अली ने गांधी जी के बारे में क्या कहा? महात्मा गांधी खुदा के भेजे हुए बंदे हैं। तो गांधी जी का यहाँ पे इन्होंने समर्थन किया। गला थोड़ा सा खराब है, ठीक है। तो इन्होंने, मोहम्मद अली ने ये बात कही कि गांधी जी कौन है? खुदा के द्वारा, महात्मा गांधी खुदा के भेजे हुए बंदे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से स्वराज्य पार्टी को पहले अनुमति मिल गई और फिर यहाँ पे स्वीकृति मिल गई फाइनल रूप से। भी वार्षिक अधिवेशन में भी तो होना चाहिए अप्रूवल। ये लो साहब। अब उसके बाद होगा चुनाव 1923 का। 1920 का चुनाव हो गया था, अब 1923 के चुनाव की जो समस्या चल रही थी ना, कि रचनात्मक कार्य या चुनाव में भाग ले, तो सब तरीके से अप्रूवल मिल गया है। 1923 का चुनाव होता है। चुनाव कौन लड़ रही है? स्वराज्य पार्टी। देखिए स्वराज्य पार्टी होने को तो कांग्रेस का ही हिस्सा है, लेकिन कांग्रेस ने ये कहा कि आप अपने स्तर पे चुनाव लड़िए, कांग्रेस का नाम नहीं आना चाहिए उसमें। काम दोनों का एक ही है, उद्देश्य दोनों का एक ही है, स्वशासन, ठीक है। अपने हिसाब से चुनाव लड़िए। तो चुनाव हुआ केंद्र में, विधानसभा की, केंद्र में विधानसभा में 101 में से 42 सीटें स्वराज्य पार्टी ने जीती दोस्तों। प्रांतों की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला। बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में स्वराज्य पार्टी ने चुनाव जीता। बम्बई और यूपी में संतोषजनक परिणाम मिले, ठीक ठाक। और जबकि पंजाब और मद्रास की बात करें तो यहाँ पे स्वराज्य पार्टी क्या रही? असफल रही। तो केंद्र में तो 101 में से 42 सीटें मिल गई स्वराज्य पार्टी को, और प्रांतों में प्रदर्शन कुछ इस प्रकार रहा, ठीक है। अब फिर देखिए दोस्तों, ये चुनाव हो गया और फिर उसके बाद 1924 में होती है गांधी जी की वापसी। 1922 में जेल चले गए थे 6 साल के लिए, लेकिन फिर बाद में गांधी जी को कुछ समय के बाद ही रिहा कर दिया था। तो 1924 में गांधी जी वापस आ गए। और गांधी जी ने आने के बाद जाना कि भाई ऐसे ऐसे चुनाव उनाव का कार्यक्रम चल रहा है, तो गांधी जी ने क्या किया? स्वराज्य पार्टी को अस्वीकृत कर दिया आते ही। काउंसिल में गए लोगों की कांग्रेस से सदस्यता समाप्त की जाए, ये गांधी जी ने बोल दिया। काउंसिल मतलब वही परिषद जिन्होंने चुनाव उनाव लड़ा है, जिन्होंने चुनाव जीता है। तो गांधी जी ने बोल दिया कि भाई उनकी सदस्यता समाप्त की जाए कांग्रेस से। ये तो हमारे एजेंडे में था ही नहीं, हमने तो चुनाव का बहिष्कार किया था, जबकि इन्होंने चुनाव में भाग लिया। ऐसे ऐसे सारा कार्यक्रम हुआ। अब गांधी जी ने बोल दिया, अब ये बातें, अप्रूवल तो लेना पड़ेगा ना। तो फिर क्या हुआ? जब ये बातें कांग्रेस में रखी गई तो गांधी जी के जो ये दोनों प्रस्ताव थे ये अस्वीकृत कर दिए गए। गांधी जी के प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिए गए। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि स्वराज्य पार्टी ने जब 1923 का चुनाव लड़ा तो अच्छे परिणाम यहाँ पे देखने को मिले, केंद्र में ही नहीं प्रांतों में भी अच्छा प्रदर्शन रहा। तो क्या दिक्कत आ रही है? तो गांधी जी का जो ये प्रस्ताव था कि इनकी सदस्यता समाप्त की जाए, इसको अस्वीकृत किया जाए, तो ये प्रस्ताव गांधी जी का अस्वीकृत कर दिया गया दोस्तों। अब जैसे ही ये प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ, गांधी जी ने क्या किया?
फिर गांधी जी ने भी स्वराज्य पार्टी को समर्थन दे दिया। गांधी जी ने मान लिया भी चलो ठीक है कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तो फिर गांधी जी ने भी स्वराज्य पार्टी को समर्थन दे दिया। यहाँ पे मैंने नोट्स में लिखा है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, गांधी नेहरू दास समझौता, आप पढ़ते हो, गांधी नेहरू पैक्ट आपने सुना होगा, तो ये वही है, समझौता पैक्ट एक ही बात है। तो ये कब हुआ दोस्तों, 6 नवंबर 1924 को हुआ। और इस समझौते के तहत क्या हुआ, एक तो असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया पूर्णतया, ठीक है। स्वराज्य पार्टी काउंसिल में विरोध करे, मतलब वही जो असहयोग वाली जो बात है, सरकार का विरोध करना है, प्रस्तावों का विरोध करना है, तो स्वराज्य पार्टी काउंसिल मतलब परिषद में वहां पे विरोध करेगी, ठीक है। इसके अलावा गांधी जी ने एक बात और कही कि ठीक है ये सब स्वराज्य पार्टी की भी बात मान लेते हैं, असहयोग आंदोलन को अब हम समाप्त कर देते हैं, पर यहाँ पे गांधी जी ने एक शर्त और कही कि सदस्य बने रहने के लिए, कांग्रेस का सदस्य बने रहने के लिए 2000 गज सूत काटना अनिवार्य होगा। तो ये गांधी जी ने शर्त रखी, क्योंकि गांधी जी का रुझान चरखे की तरफ ज़्यादा बढ़ गया था, आपने पुस्तकों में भी पढ़ा होगा। तो सदस्य के लिए ये अनिवार्य कर दिया कि उसको 2000 गज सूत काटना ही होगा, या तो खुद करे या करवा के लेके आए, ठीक है। तो ये हुआ गांधी नेहरू दास समझौता या पैक्ट कह लीजिए आप, 1924 में हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद 1924 में बेलगांव कांग्रेस, सॉरी, बेलगांव कर्नाटक में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों, गांधी जी ने की थी। एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की, 1924 वाले की। अब आप समझ पा रहे होंगे, देखिए कितने कांग्रेस के अधिवेशन हमने बीच में कवर कर लिए हैं। गया अधिवेशन हो गया, ये बेलगाम वाला हो गया, उसके बीच में यहाँ पे देखिए काकीनाडा का अधिवेशन हो गया। तो ये कांग्रेस के सारे अधिवेशन बीच बीच में आप याद कर पा रहे होंगे, आपको याद भी हो रहे होंगे, ठीक है ना। तो सेपरेटली टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब हम कांग्रेस पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि इतने अधिवेशंस को हम कैसे याद रखेंगे, लेकिन ये सब का जिक्र होगा धीरे धीरे। हाँ जी, तो ये हो गया बेलगांव कर्नाटक वाला 1924 का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। और फिर इस अधिवेशन के बाद गांधी जी ने अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना की थी, कब, 25 सितंबर 1925 को, कहाँ पे, पटना में। और इसकी अध्यक्षता भी गांधी जी ने की थी। तो ये चरखा संघ बनाया, इसके अध्यक्ष गांधी जी बने। क्लियर है बात, अखिल भारतीय चरखा संघ 1925, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है जी। अब देखिए एक बारदोली गुजरात का जिक्र होता है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि जो गांधी जी के द्वारा जो रचनात्मक कार्य चलवाए गए थे, प्रारंभ करवाए गए थे, इनका सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पे पड़ता है, कहाँ देखने को मिलता है, तो ये यहीं पे देखने को मिला था, बारदोली गुजरात में, ठीक है ना। और साथ में बारदोली गुजरात का जिक्र इतिहास में इस वजह से भी मिलता है कि यहाँ पे क्या होता था, कपास की कृषि होती थी बारदोली गुजरात में। अब बात है 1926 की। 1926 में कपास की कीमतें गिरी, जबकि कर दो 22% बढ़ा दिया गया था यहाँ पे बारदोली गुजरात में। क्या कह रहा हूं मैं, कि यहाँ पे कपास की कीमतें 1926 में गिरी, जबकि कर 22% यहाँ पे इंक्रीज किया गया। तो फिर इस बात का यहाँ पे विरोध किया गया। विरोध में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में समिति बनाई गई, और गांधी जी ने यहाँ पे जो सरदार पटेल है, वल्लभ भाई सरदार है, उनको पटेल की उपाधि भी यहीं पे दी थी गांधी जी ने, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पे एक समिति बनाई थी, ठीक है। और फिर उसके बाद ब्रूमफील्ड मैक्सवेल समिति का गठन हुआ, और फिर उसके बाद 22% के स्थान पे 6.03% कर में वृद्धि की गई। अरे आसान सी बात इतनी सी है कि यहाँ पे कपास की कृषि होती थी, 1926 में कपास की कीमतें गिरी, लेकिन यहाँ पे कर बढ़ा दिया गया था। फिर इसका विरोध किया गया,
फिर ये समिति बनी, ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल, ये अंग्रेज लोग हैं, इनकी समिति बनी और फिर 22 से घटा के 6.03% कर दिया। तो कुल मिला के भाई बारदोली गुजरात में एक तो रचनात्मक कार्यों का सर्वाधिक प्रभाव यहीं पे पड़ा, गांधी जी के रचनात्मक कार्यों का। और ये यहाँ पे थोड़ा सा ये आवाज उठाई गई थी कृपास कृषि के कर वृद्धि को लेकर। तो ये 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि भाई हाँ ऐसे आंदोलन हुआ था कपास को लेके यहाँ पे, और उसमें सफलता मिली थी। आ गई बात समझ में? तो ये था दोस्तों बारदोली गुजरात। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। हाँ, और एक ये इम्पोर्टेंट बात, जैसे CR दास के बारे में हम पढ़ते हैं, चित्तरंजन दास, तो ये देश बंधु के नाम से भी ये जाने जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए सर आगे चलते हैं और आगे हमें क्या मिलता है। अब जैसे स्वराज्य पार्टी की स्थापना हो चुकी है, ठीक है, इन्होंने चुनाव भी लड़ा, सीटें भी इन्होंने हासिल की। अब इनको क्या सफलता मिली विधानसभा में? स्वराज्यों की मंडल में सफलता। जैसे पहला पॉइंट, विठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए 1925 में। एक तो ये सफलता मिली कि हमारा आदमी अध्यक्ष बन रहा है, तो विठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, दूसरी सफलता, सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया। भाई स्टार्टिंग में ये यही तो कहते थे कि हम वहाँ विधायिका में बैठ के सरकार की गलत नीतियों का विरोध करेंगे, असहयोग करेंगे। अब गलत नीतियाँ कौन सी? जैसे ली कमीशन, ये क्या था? उच्च पदों पर उच्च जाति के लोगों की नियुक्ति का विरोध। मतलब कुछ ऐसा सिस्टम था कि उच्च पदों पर उच्च जाति के लोग ही बैठेंगे, तो इस बात का विरोध किया कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो ये ली कमीशन का विरोध किया था यहाँ पे। उसके बाद सेकंड, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, 1919 के अधिनियम की जांच के लिए 1924 ईस्वी में मुड्डीमैन समिति नियुक्त की गई। 1919 का जो अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम 1919, उसमें कुछ कमियां रही होगी, तो उसकी जांच के लिए 1924 में मुड्डीमैन समिति, ठीक है, जो द्वैध शासन की जांच करेगी। तो ये पूछा जा सकता है कि इस समिति का संबंध किससे है, कब बनी, क्यों बनी। आ गई बात समझ में? इसका नाम जरूर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, मुड्डीमैन समिति। फिर उसके बाद ट्रेड डिस्प्यूट बिल का विरोध किया, पब्लिक सेफ्टी बिल पारित नहीं होने दिया, इसका भी यहाँ पे विरोध किया। और यहाँ तक कि जो ये पब्लिक सेफ्टी बिल था उसको ML नेहरू ने क्या कहा, भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 की संज्ञा दी थी इस पब्लिक सेफ्टी बिल को, तो इसका भी विरोध किया। तो ये सब कार्य किए, विधानमंडल में पहुंच के। आ गई बात समझ में? ली कमीशन का विरोध किया, मुड्डीमैन समिति क्यों बनी, किसके लिए बनी, ये मैंने आपको समझा दिया है। ट्रेड डिस्प्यूट बिल हो गया और पब्लिक सेफ्टी बिल हो गया। तो ये सब कार्य स्वराज्यों ने विधानमंडल में पहुंच के किए और इनमें इनको सफलता प्राप्त हुई। अब बात करते हैं कि स्वराज्य पार्टी का पतन क्यों हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, 1925 में दोस्तों CR दास, चित्तरंजन दास देशबंधु की मृत्यु के बाद स्वराज्य पार्टी अपने उद्देश्यों से भटक गई। 1925 में इनकी मृत्यु हो गई थी, यही अध्यक्ष थे जब इसका गठन हुआ था। तो जो मेन लीडर था वो अब नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं अपने उद्देश्यों से ये स्वराज्य पार्टी भटक गई। असहयोग नीति से उत्तरदायित्व पूर्ण सहयोग, फिर धीरे धीरे सहयोग, चाटुकारिता, गुटबाजी, सांप्रदायिक बातें, इसका क्या मतलब है इसको समझिए। हाँ जी, इस पॉइंट को समझिएगा। असहयोग नीति से उत्तरदायी पूर्ण सहयोग, देखिए जो ये स्वराज्य पार्टी थी, इसके जो सदस्य थे वो क्या कहते थे कि हम
विधायिका में पहुंच के, परिषद में पहुंच के सरकार की नीतियों का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। स्टार्टिंग में बात यही हुई थी, बिल्कुल। तो पहले जब ये स्टार्टिंग में गए वहां पे तो इन्होंने नीतियों का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे समय के अनुसार यहाँ पे क्या हुआ, उत्तरदायित्वपूर्ण सहयोग। पहले तो ये विरोध करते थे, फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि जो बात हमें ठीक लगेगी हम उसका सहयोग करेंगे। इसका मतलब यही है कि उत्तरदायीपूर्ण सहयोग। फिर धीरे धीरे सहयोग, फिर उसके कुछ समय के बाद इन्होंने हर बात में सहयोग करना शुरू कर दिया। चाटुकारिता, समझ गए आप। चाटुकारिता तो आप सब जानते ही हैं कि भाई अब ठीक है, अंग्रेजों की बातों में हाँ में हाँ करो, फिर अंग्रेज अच्छा पद देंगे। तो कहीं ना कहीं फिर वो ये चाटुकारिता की भावना इन लोगों में आने लग गई, गुटबाजी होने लग गई, सांप्रदायिक बातें होने लगी। तो ये क्या है, अपने मूल उद्देश्य से पार्टी के जो सदस्य हैं वो भटक रहे हैं ना। तो ये सब भाई, पहली बात ये हुई थी कि हमें असहयोग करना है, सरकार की नीतियों का विरोध करना है। फिर इन्होंने धीरे धीरे उत्तरदायी पूर्ण सहयोग किया, मतलब कि जो बात हमें ठीक लगेगी उसमें हम सहयोग करेंगे। फिर धीरे धीरे पूर्ण सहयोग, फिर हर बात में हामी भरने लगे, क्योंकि इनको भी कहीं ना कहीं पद की लालसा थी, पद प्रतिष्ठा, समझ गए आप। तो ये पतन के कारण रहे दोस्तों, स्वराज्य पार्टी के पतन के कारण। आज तबीयत थोड़ी सी खराब है, आवाज भी सही नहीं आ रही होगी, गला खराब है थोड़ा। उसके बाद देखिए सांप्रदायिकता। अब देखिए जो मुस्लिम थे वो क्या कहने लगे कि जो स्वराज्य पार्टी है वो केवल हिंदू हित पर ज्यादा ध्यान देती है। यहाँ पे मैंने लिखा था सांप्रदायिकता की बातें होने लग गई थी। फिर तो मुस्लिम ये कहने लगे कि ये केवल हिंदू पार्टी है, केवल हिंदू हित का ध्यान रखा जाता है। फिर दूसरी तरफ क्या हुआ, मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय जी ने एक अलग से एक पार्टी का गठन कर लिया जिसका नाम है स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी। और ये कौन सी पार्टी थी, ये हिंदू हित के लिए। तो ये इस तरह से सांप्रदायिकता की बातें फैलने लगी, जो कि कहीं ना कहीं स्वराज्य पार्टी के पतन का कारण हम बोल सकते हैं। समझ में आ गया भी, ये सामने बिल्कुल ओपनली इस तरह से कार्य करने लगे कि ये पार्टी हिंदुओं की है, इन्होंने अलग से पार्टी बना ली। समझ गया। तो ये कुछ पतन के कारण हुए, तीन कारण हम डिस्कस कर चुके हैं। और देखिए फिर उसके बाद सरकार ने भी क्या किया दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने भी फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। जैसे स्कीन आयोग का गठन किया 1925 में, और इसके सदस्य किसको बनाया, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना इसके सदस्य थे। और इसी स्किन आयोग को भारतीय सैंड हर्स्ट आयोग भी कहते हैं, यही नाम है इसी का, स्किन आयोग का ही नाम है। तो ये देखिए इनके सदस्य, पहले इन लोगों ने सदस्य बनने से मना किया था, लेकिन फिर बाद में इसके सदस्य बने। कहीं ना कहीं वही पद की चाह वाली बात है। तो इस प्रकार से ये ध्यान रखिएगा, स्किन आयोग का गठन किया गया। विठल भाई पटेल को केंद्रीय विधान परिषद का पहला भारतीय स्पीकर बनाया गया। इसके अलावा एस वी तांबे को मध्य प्रांत गवर्नर की कार्यकारिणी में सदस्य बनाया गया। तो वही चाटुकारिता वाली बातें सामने आ रही है, पद का लालच, समझ गए होंगे आप सभी। तो ये ध्यान रखिएगा, स्किन आयोग, इसी का अन्य नाम है ये भारतीय सैंडहर्स्ट आयोग। और फिर उसके बाद दोस्तों ये सब क्या रहे, कारण रहे स्वराज्य पार्टी के पतन के कारण। एक दो तीन, और ये 4 पॉइंट में हमने इनको कवर कर लिया है। और फिर उसके बाद दोस्तों 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के आरंभ होने से स्वराज्य दल समाप्त हो गया। फिर उसके बाद तो ये पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने लग गए थे, तो फिर स्वराज्य दल समाप्त हो गया। तो इसी के साथ ये स्वराज्य पार्टी से जुड़ी हुई जो बातें थी, इंपॉर्टेंट बातें थी, वो हमने कवर कर ली है। ठीक है, अब इसके आगे की क्लास में हम साइमन कमीशन को लेकर चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन पर भी हमारी बातचीत होगी। तो स्वराज्य पार्टी से जुड़ी हुई जितनी भी बातें थी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो मैंने लगभग सभी बातों को यहाँ पे कवर कर लिया है।
तो इनको आप अच्छे से याद करें और टेस्ट ज़रूर दें। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और ये टेस्ट आप ज़रूर लगाएं टॉपिक पढ़ने के बाद, ठीक है। और आप सभी के सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से आमंत्रित है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।